नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी कश्मीर में कड़ी सुरक्षा के बीच राहुल के पैदल मार्च की, सी वोटर सर्वे में राहुल की लोकप्रियता में हुए इजाफे की, जानेंगे शिक्षा के मोर्चे पर कैसे घिरती दिख रही है मोदी सरकार, महाराष्ट्र में किसने की शिंदे सरकार के गिरने की भविष्यवाणी, बात करेंगे तमिलनाडु में बीजेपी से परेशान उसके सहयोगी की, काम से ज्यादा प्रचार पर जोर देने वाली पंजाब सरकार की, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी बिहार में जातिगत जनगणना के पहले चरण की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। संसद के बजट सत्र से पहले कांग्रेस ने पूछा मोदी सरकार से सवाल। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ बोले, 9 साल में कैसे बढ़ गया 2.5 गुना से ज्यादा कर्ज, बजट पेश करने से पहले जवाब दें। पीएम मोदी ने की सीजीआई चंद्रचूड़ की तारीफ, कहा सीजीआई का क्षेत्रीय भाषाओं में कोर्ट के फैसले उपलब्ध कराने की सोच शानदार। पीएम पर बनी डॉक्यूमेंट्री को बैन करने के मामले में कानून मंत्री किरण रिजिजू की सफाई, कहा कुछ लोग बीबीसी को सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर मानते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं ऐसे लोग। त्रिपुरा में महागठबंधन का प्रस्ताव टीएमसी ने किया नामंजूर, सीपीएम और कांग्रेस के गठबंधन में शामिल होने से किया इनकार, ममता ने अकेले त्रिपुरा में चुनाव लड़ने का किया ऐलान। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल की अगुवाई में निकल रही भारत जोड़ो यात्रा ने 127वें दिन का सफर पूरा कर लिया। अब तक राहुल गांधी 3,500 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चल चुके हैं। आज एक दिन के ब्रेक के बाद यात्रा कठुआ के हीरानगर से शुरू हुई। आज भी यात्रा में लोगों की जबरदस्त भीड़ नजर आई। तो आज यात्रा में क्या कुछ रहा खास, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम पड़ाव की तरफ आगे बढ़ रही है। राहुल की अगुवाई में निकल रही यात्रा इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही है। भारत जोड़ो यात्रा जम्मू में शनिवार को हुए 2 धमाकों के मद्देनजर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के हीरानगर से सुबह 7 बजे शुरू हुई थी। एक दिन के ब्रेक के बाद आज राहुल गांधी ने हीरानगर से सांबा तक 25 किलोमीटर तक पैदल मार्च किया। पुलिस और सुरक्षा बलों की चौकसी के बीच राहुल ने पदयात्रा की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विकार रसूलवानी, कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला और तिरंगा थामे सैकड़ों स्वयंसेवकों के साथ राहुल जब सांबा पहुंचे, सांबा के मुख्य चौक पर राहुल गांधी के पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। सड़क के दोनों तरफ बड़ी संख्या में स्थानीय और दूसरी जगह से आए लोग मौजूद थे जो राहुल का इंतजार कर रहे थे। इन लोगों ने जम्मू कश्मीर पहुंचने पर राहुल का आभार जताया। राहुल गांधी ने सांबा में स्थानीय महिलाओं से बातचीत की। इस बीच यात्रा में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी शामिल हुए। उन्होंने भी राहुल के साथ लंबी चर्चा की। राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान स्थानीय छात्राओं से भी मुलाकात की। उन्होंने दोनों छात्राओं से जम्मू कश्मीर के बारे में जानकारी ली। यात्रा को लेकर आज मीडिया से बात करते हुए भारत जोड़ो यात्रा के प्रभारी और कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी की सुरक्षा के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं हो सकता। ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सुरक्षा एजेंसियां जो कहती हैं हम उसका पालन करेंगे। आज यात्रा 25 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद चक नानक पहुंच गई है। यही रात को विश्राम होगा। सोमवार को सांबा के विजयपुर से यात्रा फिर जम्मू के लिए रवाना होगी। राहुल की सुरक्षा में लगे अधिकारियों के मुताबिक राहुल के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। यात्रा से राहुल गांधी की छवि में बड़ा बदलाव हुआ है, जिसका फायदा कांग्रेस को 2024 के चुनाव में मिलना तय माना जा रहा है। इधर एक सर्वे में ये खुलासा हुआ है कि यात्रा ने देश के मिजाज को तेजी से बदला है। देश में अब राहुल की लोकप्रियता में जबरदस्त उछाल आया है। इस साल जम्मू कश्मीर सहित 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। ये चुनाव 2024 का सेमीफाइनल माने जा रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी को लेकर एक सर्वे किया गया है जिसने बीजेपी खेमे में खलबली मचा दी है। इंडिया टुडे सी वोटर सर्वे ने राहुल गांधी को लेकर लोगों का मन टटोला है, जिसमें पूछा गया था कि राहुल गांधी के काम से देश में कितने लोग संतुष्ट हैं। इस सर्वे में पता लगा कि 15 जनवरी 2023 तक पूरे भारत में 50% लोग राहुल के काम से संतुष्ट हैं। यह आंकड़े पिछले साल से ज्यादा हैं। पिछले साल अक्टूबर 2022 में ये आंकड़ा 42.6% था। यानी भारत जोड़ो यात्रा ने लोगों के मन को बदलने का काम किया है। वहीं तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में भी इसे लेकर सर्वे किया गया। सबसे ज्यादा केरल के लोग राहुल गांधी के काम से संतुष्ट नजर आए। सर्वे के मुताबिक केरल के लोग राहुल से 69.1% संतुष्ट हैं। यही आंकड़ा पिछले साल 62.8% था। इसके बाद
बाद तमिलनाडु का आंकड़ा सबसे ज्यादा है। यहाँ भी 60% से ज्यादा लोग राहुल के काम से संतुष्ट हैं। इसके अलावा भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कौन सबसे बेहतर है, इसे लेकर भी सर्वे किया गया। इसमें फिलहाल पीएम मोदी का समर्थन करने वालों की तादाद राहुल गांधी के समर्थकों से ज्यादा है। पीएम मोदी को 60.06%, तो राहुल गांधी को महज 29.9% लोगों ने प्रधानमंत्री के रूप में पसंद किया। वहीं पिछले लोकसभा चुनाव वाले साल के पहले दिन इस आंकड़े में इतना अंतर नहीं था। तब मोदी को 50%, तो राहुल को 38% लोगों ने पसंद किया था। लेकिन ये सिर्फ एक एजेंसी का सर्वे है। एक तरफ देश में राहुल की लोकप्रियता नए रिकॉर्ड बना रही है, तो दूसरी तरफ मोदी सरकार की नाकामियों के रिकॉर्ड भी सामने आ रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश की मौजूदा शिक्षा व्यवस्था को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। खड़गे की माने तो देश में शिक्षा के स्तर में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। देश में पढ़े लिखे लोग क्यों हैं बेरोजगार? क्या शिक्षा में है कमी या देश में काम की है कमी? बेरोजगारी दर बढ़ने के पीछे जिम्मेदार कौन? ये तमाम सवाल विपक्ष पूछ रहा है और मोदी सरकार इसके जवाब नहीं दे पा रही है। और अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार के शिक्षा मॉडल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देश की शिक्षा व्यवस्था पर जारी एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश के ग्रामीण स्कूलों में कक्षा 3 के बच्चों की पढ़ने की क्षमता में जबरदस्त गिरावट देखी गई है। केवल 20.5% बच्चे कक्षा 2 की किताब पढ़ सकते हैं। पढ़ने की क्षमता में 2018 की तुलना में 2022 में लगभग 7% की गिरावट देखी गई है। 27.5% कक्षा 3 के बच्चे कक्षा 2 की किताब पढ़ सकते हैं। बच्चों की पढ़ने की क्षमता 2012 के स्तर से भी नीचे गिर गई है। 2013 में लगभग 21.4% कक्षा तीसरी के छात्र दूसरी कक्षा की पुस्तक पढ़ सकते थे। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि साल 2022 की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि बच्चे बुनियादी गणित को सुलझाने में भी असफल देखे जा रहे हैं। 2018 में 28.2% छात्र अंक गणित करते थे, लेकिन वहीं साल 2022 में कक्षा 3 के केवल 25.9% बच्चे बुनियादी अंक गणित कर सकते हैं। खड़गे के इस खुलासे ने पीएम मोदी के दावों की हवा निकाल दी है। हवा तो महाराष्ट्र में भी शिंदे सरकार की निकलने वाली है। कांग्रेस के बाद अब एनसीपी नेता ने भी शिंदे फडणवीस सरकार के गिरने का दावा किया है। तो कब गिरेगी शिंदे सरकार, देखते हैं ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र की सत्ता में फिर से सियासी तूफान आने वाला है। एकनाथ शिंदे सरकार को अवैध करार देने वाली उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। इस बीच एनसीपी के विधायक अमोल मिटकरी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि शिंदे फडणवीस सरकार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र में जल्द बड़ी राजनीतिक उठापटक होने वाली है और उसके बाद ये सरकार गिर जाएगी। अमोल मिटकरी ने इसको लेकर एक ट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आने वाली शिव जयंती के पहले महाराष्ट्र में बड़ी सियासी हलचल होने वाली है। आगामी 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है। ऐसे में अमोल मिटकरी के मुताबिक राज्य में 1 महीने के भीतर बड़ी सियासी हलचल हो सकती है। मिटकरी के ट्वीट के बाद महाराष्ट्र की सियासत में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। ऐसा ही दावा महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने भी किया है। उन्होंने कहा है कि आगामी 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के मौके पर शिंदे सरकार गिर जाएगी। वहीं नितिन देशमुख ने भी इसी तरह का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के सत्ता संघर्ष की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर अपना फैसला सुनाएगा, उसी वक्त शिंदे गुट के 16 विधायक अयोग्य घोषित हो जाएंगे और ये सरकार गिर जाएगी। शिवसेना पार्टी के चुनाव चिन्ह धनुष बाण पर हक की लड़ाई को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग में एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट के बीच जंग जारी है। 30 जनवरी को इस मामले में चुनाव आयोग में भी सुनवाई है। अब तक की हुई सुनवाई और दलीलों के मुताबिक ठाकरे गुट का पलड़ा ज्यादा भारी नजर आ रहा है। ऐसे में शिंदे सरकार के गिरने के दावे किए जा रहे हैं, उसमें काफी दम नजर आ रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है। महाराष्ट्र में ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग तय करेगा। लेकिन तमिलनाडु में बीजेपी ने अपना पुराना खेल शुरू कर दिया है। विरोधियों के साथ साथ बीजेपी की नजर अपने सहयोगियों पर भी बनी रहती है। ज्यादातर राज्यों में बीजेपी अपने सहयोगियों को पीछे कर आगे बढ़ जाती है और अब कुछ ऐसा ही तमिलनाडु में होता दिख रहा है, जहां बीजेपी की नजर अपने सहयोगी एआईडीएमके पर है। तो क्या है बीजेपी की रणनीति, देखते हैं इस रिपोर्ट में। पहले राज्य में मजबूत पार्टी से गठबंधन बनाओ, उनके साथ राज्य में सरकार बनाओ और फिर सहयोगी को पीछे कर खुद आगे बढ़ जाओ।
बीजेपी ने यह फार्मूला गोवा, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, असम सहित तमाम राज्यों में अपनाया है, जहां बीजेपी अपने सहयोगी की ताकत को कमजोर कर आगे बढ़ी और अब इस रणनीति पर तमिलनाडु में भी काम शुरू हो गया है। तमिलनाडु में लगभग 4 दशक से द्रविड़ पार्टियों के बीच ही मुकाबला होता रहा है। सत्ता में कभी डीएमके होती है तो कभी एआईडीएमके। बीजेपी बारी बारी से दोनों ही दलों से गठबंधन कर चुकी है, लेकिन खुद अपनी पहचान इस राज्य में अभी तक नहीं बना पाई है। लेकिन अब पार्टी रणनीति बदलती दिख रही है और बीजेपी के निशाने पर अपनी ही सहयोगी पार्टी एआईडीएमके आ गई है। एआईडीएमके में फूट का लाभ उठाने की कोशिश में बीजेपी जुटी है। दरअसल एआईडीएमके ओ पनीरसेल्वम और पलानीस्वामी के गुटों में बटी हुई है, जिसमें से पनीरसेल्वम गुट कमजोर दिखाई दे रहा है। पार्टी पर अधिकार पलानीस्वामी का हो चुका है। बीजेपी पनीरसेल्वम गुट को अपनी ओर खींचने में जुटी है। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने पनीरसेल्वम से मुलाकात की है। यह मुलाकात तमिलनाडु में विधानसभा की एक सीट पर होने वाले उपचुनाव में महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिसके बाद पनीरसेल्वम ने ऐलान किया है कि इरोड पूर्व विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में वो बीजेपी का समर्थन करेगा। राज्य में बीजेपी और एआईडीएमके में गठबंधन है और एआईडीएमके ने ऐलान किया है कि वो अपना उम्मीदवार इरोड पूर्व से जरूर उतारेगी, जबकि डीएमके गठबंधन ने ये सीट कांग्रेस को दी है। साफ है बीजेपी अपने सहयोगी दल में चल रहे टकराव का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, जिससे वो तमिलनाडु में एआईडीएमके की जगह ले ले। बीजेपी की ये रणनीति कितनी कामयाब होती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन पंजाब में आप सरकार की प्रचार नीति का जरूर खुलासा हो गया है। काम करो या ना करो, लेकिन उसका प्रचार जरूर करो। ये कहावत इस समय पंजाब सरकार पर फिट बैठती नजर आती है। सरकार काम की जगह प्रचार पर ज्यादा ध्यान दे रही है, इसलिए प्रचार का बजट भी पहले से ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। जो अधिकारी प्रचार में खर्च करने में रोड़े अटकाता है, उसके साथ क्या करती है भगवंत मान सरकार, देखते हैं इस रिपोर्ट में। आपकी सरकार दिल्ली की हो या फिर पंजाब की, विपक्ष उस पर आरोप लगाता है कि सरकार काम कम प्रचार ज्यादा करती है और अब पंजाब में ऐसे ही एक मामले में राज्य की भगवंत मान सरकार बुरी तरह से घिर गई है। दरअसल पिछले साल 15 अगस्त को सीएम भगवंत मान ने 75 मोहल्ला क्लिनिक खोलने का ऐलान किया था और ये काम स्वास्थ्य सचिव, परिवार कल्याण और वित्त आयुक्त के पद पर तैनात अजय शर्मा की देखरेख में होना था। शर्मा को तेज तरार और ईमानदार अधिकारी माना जाता है। उन्होंने तय समय पर मोहल्ला क्लिनिक तैयार करा दिए। अब इनका जल्द ही उद्घाटन होना है। इसे लेकर मुख्य सचिव विजय कुमार जांजुआ की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में मोहल्ला क्लिनिक के प्रचार के लिए 30 करोड़ रुपए जारी करने का प्रस्ताव रखा गया और ये प्रचार तमिलनाडु में होना था, लेकिन अजय शर्मा ने इसका विरोध किया। शर्मा ने कहा कि 75 मोहल्ला क्लिनिक के निर्माण में 10 करोड़ रुपए का खर्चा आया। ऐसे में 30 करोड़ रुपए प्रचार में और वो भी तमिलनाडु में करने का कारण वो साबित नहीं कर पाएंगे। तमिलनाडु के लोगों को इस मोहल्ला क्लिनिक से कोई फायदा नहीं होना है। अगर प्रचार पंजाब में किया जाना है तो वो बजट को स्वीकृति देने को तैयार हैं, लेकिन दक्षिण के राज्य में प्रचार हो रहा है, इसलिए वो 30 करोड़ रुपए प्रचार में खर्च नहीं करेंगे। लेकिन अजय शर्मा का ये विरोध उन पर भारी पड़ गया, क्योंकि मीटिंग समाप्त कर जब वो घर पहुंचे, लेकिन उससे पहले उनके ट्रांसफर का आदेश घर पहुंच गया। उनसे दोनों विभाग वापस ले लिए गए। अब उनके पास कोई विभाग नहीं है। विकास प्रताप को वित्त आयुक्त का प्रभार सौंपा गया है, जबकि वीके मीणा को स्वास्थ्य विभाग का प्रभारी बनाया गया है और राज्य सरकार के करीबियों का दावा है कि अब प्रचार का बजट जल्द ही मंजूर हो जाएगा। इसे लेकर अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट किया, सरकारी अस्पतालों में इंजेक्शन लगवाने के लिए मरीजों को सिरिंज बाहर से लाने को मजबूर किया जा रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार की कठपुतली भगवंत मान बेकार मोहल्ला क्लिनिक को प्रचारित करने पर 30 करोड़ रुपए बर्बाद करने पर आमादा है। अगर कोई अधिकारी फिजूल खर्ची का विरोध करता है तो उसे बाहर कर दिया जाता है। और बुलेटिन के आखिर में बात बिहार जातिगत जनगणना की। बिहार में जातिगत जनगणना के पहले चरण का काम पूरा हो चुका है। राज्य में बीजेपी के विरोध के बावजूद महागठबंधन सरकार ने इस काम को अंजाम दिया है। जातिगत जनगणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया था। बिहार में पहले चरण की गणना की रिपोर्ट की अब समीक्षा की जाएगी। तो क्या है इस गणना में खास, देखते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार में जाति आधारित गणना को लेकर काफी हो हल्ला हुआ था, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी के ऐतराज को दरकिनार करते हुए इसे कराने का फैसला किया। जातिगत जनगणना के पहले चरण का काम पूरा हो चुका है। पहले चरण में राज्य के परिवारों और मकानों की गिनती की गई है। पहले फेज की जाति आधारित गणना की शुरुआत 7 जनवरी को हुई थी, जो 21 जनवरी तक चली।
जातिगत जनगणना के पदाधिकारियों ने अंतिम रिपोर्ट डीएम को सौंप दी है। इसके मुताबिक पटना जिले में कुल 14,35,269 परिवार रहते हैं। अगले 3 दिनों तक इसकी अंतरिम रिपोर्ट की समीक्षा की जाएगी। गणना के बाद जो आंकड़े आए हैं उनकी फाइनल रिपोर्ट 25 जनवरी को सरकार को दी जाएगी। जाति आधारित गणना के पहले चरण में किसी परिवार की अगर गिनती नहीं हो सकी है तो अपनी शिकायत कर सकते हैं। किसी परिवार की गणना छूटने की अगर शिकायत मिलती है तो उस परिवार को तत्काल जोड़ा जाएगा। पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर ने कहा कि पहले चरण का गणना का कार्य पूरा हो गया है। सोमवार तक सभी चार्ज पदाधिकारियों को अंतिम रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। पहले चरण में गणना के दौरान परिवार, मकान और जनसंख्या के बारे में जानकारी मिल गई है। सरकार को इस रिपोर्ट की मदद से परिवार, मकान और जनसंख्या का जिलेवार डेटा मिलेगा। जाति आधारित गणना का दूसरा चरण 1 अप्रैल से शुरू होगा, जो 30 अप्रैल तक चलने वाला है। दूसरे चरण की गणना के दौरान जाति, शैक्षणिक योग्यता, आय के साधन की जानकारी ली जाएगी। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।